नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल, डीएम न्यूरोलॉजी एम्स, प्रोफेसर न्यूरोलॉजी एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जयपुर में है। आपको लगभग 25 वर्षों का अनुभव है। आपने 50 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर करे हैं। आपको राज्य मेरिटोरियस पुरस्कार राज्यपाल द्वारा 2017 में मिला है। आपको कॉमनवेल्थ पुरस्कार से भी 2007 में सम्मानित किया गया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न है, मेरा 8 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। उस समय मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन सिर से खून नहीं आया। मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, सभी ने कहा कि कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन तब से लेकर आज तक हर सर्दियों में उसी जगह सिर में तेज दर्द होता है जहां चोट लगी थी। दर्द एक ही साइड होता है। कुछ डॉक्टर्स इसे माइग्रेन बताते हैं। क्या यह किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या का संकेत है? एक पाठक का यह सवाल आया है। बिल्कुल, ये न्यूरोलॉजिकल समस्या है, लेकिन इसका सर में जो चोट लगी उससे कोई संबंध नहीं है जी। जैसे इस तरह के जो दर्द होते हैं, जैसे सर्दियों में आपने बताया सर्दियों में होता है, इसका मतलब ये टेम्परेचर से प्रभावित होता है। तो जैसे माइग्रेन भी हो सकता है या कई बार क्लस्टर हेडेक भी हो सकता है। तो इस तरह से हेडेक डिसऑर्डर्स होते हैं जो पर्टिकुलर टेम्परेचर जब लो हो जाता है तो ये ट्रिगर हो जाते हैं। अब सर की चोट से इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसके लिए हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। जैसे उस समय जैसे पेशेंट को हम एग्जामिन करेंगे कि कोई आई में कोई फंडस में पैप्लिडिमा तो नहीं है, सीटी स्कैन वगैरह करके देखेंगे। अगर सब कुछ नॉर्मल आता है तो हम फिर इसका डायग्नोसिस बनाएंगे कि या तो ये माइग्रेन है या फिर क्लस्टर हेडेक है। जी, यानी इसमें एक डिटेल स्टडी की ज़रूरत है और ये बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं हो सकती है। अगला सवाल है, मेरी उम्र 65 वर्ष है और मुझे पिछले 5 वर्षों से माइस्थीनिया ग्रेविस नामक बीमारी है। क्या इस बीमारी में पूरी तरह ठीक होना रिवर्सल संभव है? इस रोग में खाने पीने और दिनचर्या को लेकर कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? एक पाठक का ये सवाल आया है। बिल्कुल, माइस्थीनिया ग्रेविस एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है जी। अब कई बार इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है बिना मेडिसिन के भी, लेकिन आपकी उम्र 65 साल हो गई है। लेकिन कम उम्र में अगर ये होती है तो इसमें एक थाइमेक्टमी सर्जरी करते हैं जी। तो उस ऑपरेशन के बाद में अगले कुछ सालों में 30% चांस है कि इसका क्योर बिल्कुल संभव है। लेकिन आपकी 65 साल उम्र हो गई है तो ऑपरेशन संभव नहीं है। लेकिन अगर आप लगातार दवाई लेंगे तो आप एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। इसमें पूरी दवाइयों के साथ पूरी तरह से नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। इसमें खाने पीने के कोई परहेज़ नहीं होता, बस नॉर्मल डाइट लें, वेट नहीं बढ़ने दें, एक्सरसाइज करें और मेडिसिन जो डॉक्टर द्वारा बताई गई है वो रेगुलर लें। जी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि दवाइयों के साथ एक सामान्य जीवन जीना संभव है, तो क्या अगर दवाइयाँ बहुत लंबे समय तक ली जाएगी तो उसके कोई दुष्प्रभाव भी होते हैं या वो कम्प्लीटली सेफ है लेना? इसमें 2 तरह की मेडिसिन देते हैं। एक तो हम देते हैं पाइरिडोस्टिगमिन या नियोस्टिगमिन, उसमें हम एसिटाइलकोलिन लेवल इंक्रीज करते हैं, है ना, वो दिन में 3 या 4 बार लेते हैं। दूसरी मेडिसिन होती है जो इम्यूनिटी डाउन करते हैं, जैसे एज़ाथाइप्रिन या माइक्रोफिनोलेट मोफेटिल। तो जो दूसरी तरह की जो मेडिसिन है जो इम्यूनिटी डाउन करते हैं, उससे कई बार अगर लंबे टाइम तक हम लेते हैं तो उससे दुष्प्रभाव में ये हो सकता है कि जैसे कोई आपको इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि अगर ट्यूबरकुलोसिस हो जाए या कोई भी इन्फेक्शन, कॉमन इन्फेक्शन आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसमें अगर आप भीड़ भाड़ से दूर रहेंगे, मास्क पहनेंगे, हैंड वॉश करेंगे, अपने जनरल हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो जो इन्फेक्शंस हैं इनसे बचा जा सकता है। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल एनआर माथुर ने पूछा है, मुझे उठते बैठते और करवट लेते समय चक्कर आते हैं। अस्पताल में इसे वर्टिगो बताया गया है और 15 दिन की दवाई दी गई है, लेकिन कहा गया कि इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। कृपया इसके उपाय और ज़रूरी सावधानियां बताएं। जैसे कि आपने बताया कि आपको उठते बैठते और करवट लेने से चक्कर आते हैं, तो ये जनरली ये बीमारी होती है, इसको BPPV बोलते हैं जी, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। ये ईयर में क्रिस्टल होता है, उसका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने के कारण होता है और इसको एप्लेज मैन्यूवर से रिप्लेस किया जा सकता है। तो इससे संभव है कि पूरी तरह छुटकारा पाना बहुत आसान है इसके लिए, लेकिन किसी ENT सर्जन से कंसल्ट करके इसके लिए एप्लेज मैन्यूवर की एक एक्सरसाइज है वो कराएं, उससे ये संभव है कि ठीक हो सकता है। अगला सवाल एक पाठक ने पूछा है, क्या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी का इलाज संभव है? मेरी मांसपेशियां बहुत कमज़ोर हो गई है और दोनों हाथ ऊपर उठकर रुक नहीं पाते। मैं क्या करूं और किस तरह का इलाज या व्यायाम मददगार हो सकता है?
अगर ये कंफर्म है कि आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है तो मुझे दुख है कि इसका पूरी तरह से संभव नहीं है इलाज करना। ये जेनेटिक बीमारी होती है। अभी कुछ ही बीमारी है जेनेटिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी है जिनका कि कुछ इलाज है, वो भी दूसरे विदेशों में है। हमारे देश में अभी तक ऐसा कुछ इलाज नहीं है जी। पर जब तक के लिए अगर पहले तो इसका डायग्नोसिस कंफर्म होना चाहिए। अगर ये कंफर्म है तो फिर जनरल ट्रीटमेंट आप ले सकते हो, जैसे कि सप्लीमेंट्स ले सकते हो, कैल्शियम, विटामिन, और रेगुलर एक्सरसाइज करने से इससे थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। इसको जड़ से ख़त्म करना या प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। जी डॉक्टर, कई बार ऐसे केसेस आता है जैसे महिलाएं बताती है कि अगर थोड़ा सा कुछ काम कर लिया, अगर बाल बनाने के लिए भी हाथ पीछे कर लिए तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हाथ में पेन होने लग जाता है, कपड़े सुखाए तो भी एक पेन महसूस होता है। तो क्या ये भी इसी तरह की किसी गंभीर बीमारी की एक शुरुआत हो सकती है? नहीं, जैसे इस तरह की जो बीमारी होती है जिसमें जैसे कोई पर्टिकुलर पोजीशन में आपके हाथ में झंझनाहट हो जाए या थोड़ा पेन हो लगे, तो ये कई बार कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। उसमें जो अपने हाथ में जो मीडियन नर्व है उस पर कंप्रेशन आने लगता है। उसका जो मुख्यतः कारण क्या होता है, जब हम उठते बैठते समय हम हथेली टेक के उठते हैं तो उसमें मीडियन नर्व पे कंप्रेशन आ जाता है। तो अगर आप इस बीमारी से पीड़ित है तो कोशिश करो कि आप बिना सहारे के उठो, और सहारा मत लो। अगर लेना पड़े तो अपने फिंगर टिप से लो। अपनी जो हथेली होती है ना रिस्ट कलाई के आसपास, उसको उस पर लोड डाल के नहीं उठो जी। तो और इसको कंफर्म करने के लिए हम एनसीवी की जांच भी कराते हैं, नर्व कंडक्शन टेस्ट की, उससे कंफर्म हो जाता है। और कुछ मेडिसिन और प्रिकॉशन से ये कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुझे 1997 से नियमित समस्याएं हैं, सिर में भारीपन और नसों में खिंचाव के साथ कान और माथे में हलचल महसूस होना, चश्मा बार बार नीचे आ जाना, शरीर में सुस्ती, जल्दी थकान, ध्यान लगने में कठिनाई और नींद ठीक से ना आना। 1997 से 2013 तक मैंने कई न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया है, एमआरआई और सिटी स्कैन भी करवाए लेकिन कोई कारण नहीं मिला। 2013 के बाद से मैंने कोई इलाज नहीं लिया। कृपया बताइए कि ये किस प्रकार की समस्या हो सकती है और मुझे आगे क्या करना चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि इसमें जो सिर में खिंचाव और तनाव जैसा महसूस होता है, तो मानसिक तनाव की संभावना लग रही है। तो आप देखो, अपने आप को रिकॉग्नाइज करो कि आपको थोड़ा मानसिक तनाव तो नहीं रहता, जैसे आप अत्यधिक सोचते हो या कोई बात में ज़्यादा जल्दी घबरा जाते हो, या आपको मानसिक तनाव या डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। तो इसके लिए आपको किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, अपना चेकअप कराना चाहिए। इस तरह की बीमारी सीटी स्कैन या एमआरआई में नहीं आती। बिल्कुल डॉक्टर, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है या जो बहुत नियमित तौर पर सोचते रहते हैं, जिनका दिमाग खाली नहीं रहता है थोड़ी सी देर के लिए भी, तो क्या इसका भी सीधा असर ब्रेन की फंक्शनिंग पर होता है? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ब्रेन में ओवर थिंकिंग करते हैं तो इसका मतलब आप ब्रेन को ओवर यूटिलाइज करते हैं जी। जब ओवर यूटिलाइज करेंगे तो ब्रेन अपने सारे फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जैसे योगा, जैसे अनुलोम विलोम, प्राणायाम और मेडिटेशन, ये बहुत कारगर है। और एक्सरसाइज भी करें और अपनी जो ओवर थिंकिंग की जो प्रवृत्ति है उसको रोकने की कोशिश करें। उसके लिए दिमाग को डाइवर्ट रखें। जैसे आपको लगे कि मुझे ओवर थिंकिंग हो रहा है तो तुरंत आप कोई म्यूज़िक सुनने लग जाएं या कहीं और से बात करने लग जाएं, या कोई मोबाइल पे कुछ मोटिवेशन वीडियो, इस तरह से अपने ध्यान को डाइवर्ट करें, या कोई टीवी सीरियल देखें। उस दिमाग को ऐसे बार बार सोचने की आदत पड़ जाती है और फिर वो ऑटोमेटिक कई बार अपने आप ही करने लग जाते हैं। तो इस तरह से अगर हो तो आप अपने आप को पहचानो और रोकने की कोशिश करो। अगर आप सक्षम नहीं है रोकने में तो फिर किसी मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क लो, और एक मानसिक तनाव की स्थिति की संभावना लग रही है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 90 वर्ष से अधिक है, रक्तचाप सामान्य है, डायबिटीज़ नहीं है, कान में दर्द भी नहीं है, दिन में कई बार 5 से 10 सेकंड के लिए चक्कर आते हैं, बीटाइस्टिन 16 mg दिन में एक बार लेने से भी लाभ नहीं हुआ, कृपया बताइए क्या करें? एक पाठक का सवाल आया है। जैसे कि आपकी उम्र है 90 साल, तो ये पॉसिबल है कि आपको वर्टिगो की बीमारी हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारे जो कान में जो क्रिस्टल होते हैं वो लूज होने लगते हैं, और उनके लूज होने से उनका एक टुकड़ा टूट के और हमारी सेमिसर्कुलर कैनाल के अंदर आ जाता है। तो जैसे हम करवट से लेटते हैं, एक करवट लेते हैं या दूसरी करवट चेंज करते हैं, उठते बैठते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए स्पिनिंग, जैसे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो घूमने लगती है। अगर इस तरह की अगर हमें महसूस होता है तो बीपीपी है। अगर आपको ये नहीं है, आपको लगता है कि जैसे कुछ हिल रहा है हल्का सा, तो कई बार नींद नहीं आए, थोड़ा मानसिक तनाव, उसके कारण भी हमें ऐसा लगता है। लेकिन अगर आपको जैसे बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जैसे कि आप खुद से अपने हाथ से खाना खा लेते हैं, ठीक से चल लेते हैं, कोई बैलेंस में प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई सीरियस बात नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हमें ये ठीक नहीं हो रहा, परेशानी हो रही है, तो एक बार ENT डॉक्टर से चेक कराना पड़ेगा। और अगर ENT वाले कहते हैं कि उनकी वर्टिगो की प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार न्यूरोलॉजिकल सहायता लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 45 वर्ष है, मुझे अक्सर सिर के एक तरफ तेज़ दर्द होता है जो कई घंटों तक बना रहता है, कभी कभी उल्टी जैसा भी महसूस होता है, यह किसका संकेत हो सकता है? रमेश जैन का सवाल आया है। बिल्कुल, ये माइग्रेन का संकेत है। अगर आपको धूप में जाने से या कई बार स्मेल से, भूखा रहने से, नींद नहीं आने से, सफ़र करने से अगर इस तरह का दर्द है तो ये माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन इन जो ट्रिगर्स हैं उनसे प्रेसिपिटेट हो जाता है। कई बार इसकी फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव मिलती है, किसी परिवार में किसी और सदस्य को भी इस तरह की शिकायत है, तो ये माइग्रेन हो सकता है। अगर माइग्रेन ये जो सिम्टम मैंने बताए हैं वो आपको लगता है कि आपके फिट बैठ रहे हैं, तो कोशिश करो, रिकॉग्नाइज करो कि जब दर्द किस टाइम ज़्यादा होता है, जैसे भूखा रहने से, सफ़र करने से, धूप से, स्मेल से या तला हुआ खाना खाने से। तो कोशिश करो कि अपनी जीवन शैली में बदलाव लेके एक नियमित लाइफ जियो, जिसमें कि उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम सब नियमित हो, और हेल्दी योगा वगैरह करो, हेल्दी फूड खाओ, तो माइग्रेन कम हो सकता है। फिर भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट लेना पड़ेगा। जी डॉक्टर, अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें तो मोशन सिकनेस की जो प्रॉब्लम होती है वो भी काफ़ी आम है। उसके एक स्थायी इलाज तो होते हैं कि कुछ भी आप ऐसा कुछ चूरन खा लो रास्ते में या आगे बैठ जाओ, बट क्या उसका एक प्रॉपर इलाज भी संभव है कि ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो सके? अब हमेशा के लिए ख़त्म होना तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ें जेनेटिक होती है कि आपका जो इनर ईयर है वो थोड़ा सेंसिटिव है कि मोशन से वो एक्साइट हो जाता है और वो फिर ट्रिगर कर देता है। तो इसके लिए हम तो जैसे कुछ मेडिसिन देते हैं, जिससे कि ट्रैवल से आधे घंटे पहले ले लें वो, और उससे ये जो अपने इनर ईयर है थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो जाता है, तो ये एक्साइट कम हो जाता है और इसकी वजह से उल्टी और उसका होना कम हो सकता है। पर इसका स्थायी इलाज नहीं है, ये उम्र के साथ अपने आप ठीक हो सकता है, मेडिसिन से नहीं। जी, कई बार हम ऐसे केसेस भी सुनते हैं कि पेशेंट से शिकायत करते हैं कि हमारा जो ईयर का फ्लूइड है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो ये क्या चीज़ होती है और ईयर फ्लूइड क्या रोल प्ले करता है? जो अपने जो ईयर है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो एक्सटर्नल ईयर, एक मिडल ईयर, एक इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर में जो कान का जो हिस्सा में दिखाई देता है वो एक एक्सटर्नल ईयर है। मिडल ईयर जिसमें कि जो कुछ बोन्स होती हैं जो कि हमें जैसे कोई ध्वनि सुनाई दे तो उसमें वाइब्रेट करती हैं, और फिर वो वाइब्रेशन इनर ईयर से कनेक्टेड होता है। इनर ईयर के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल होती है और उसके अंदर ये लेब्रिंथ होता है जिसमें कि ऑटोलिथ होते हैं, जो जिसके अंदर फ्लूइड भी होता है, क्रिस्टल भी होता है। अगर जो फ्लूइड होता है वो उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, जैसे कि उसमें स्वेलिंग आ जाए या ऑटोलिथ का कोई क्रिस्टल टूट जाए, तो उस समय बार बार वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है। जी, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 32 वर्ष है, मुझे अचानक से हाथ पैर सुन्न होने जैसी समस्या होती है और कुछ देर के लिए कमजोरी भी महसूस होती है, बाद में सब ठीक हो जाते हैं, यह किस बीमारी का लक्षण हो सकता है? अमित का यह सवाल आया है। अगर खाली आपको सुनपन महसूस होता है जी। और एक्चुअल में आप उस समय आप उठ बैठ सकते हैं, पूरा काम कर सकते हैं, जैसे कि हाथों में कोई वीकनेस नहीं है, नॉर्मल काम कर सकते हैं और थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो कई बार ये सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। जैसे कई बार हम स्ट्रेस में होते हैं, नींद ठीक से नहीं आती, तो हमें ऐसा लगता है। तो अगर आपको कोई वीकनेस नहीं है तो, लेकिन अगर उस दौरान आपको लगता है कि आप कोई काम, कोई चीज़ नहीं उठा सकते या चल नहीं सकते, तो फिर हमें एग्जामिन करना पड़ेगा कि कोई नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर तो नहीं है, तो इसके लिए आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल, और बहुत बार लोगों की ये शिकायत होती है कि हाथ पैर शिवर होते हैं, बाद में हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, तो वो किस डिसऑर्डर का हिस्सा होता है? अगर आप देखें कि कई बार आपको एंजाइटी तो नहीं होती, जैसे एंजाइटी होती है तो हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो उसके कारण हमारी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, हाथ पाँव में कंपन भी बढ़ जाते हैं, घबराहट भी होती है। लेकिन ये कोई न कोई ट्रिगर होता है, उसके बाद ऐसा होता है। आमतौर पे तो ऐसा फील नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। अगला सवाल महेश ने पूछा है, जिनकी उम्र 50 वर्ष है और चलते समय संतुलन बिगड़ने लगता है और कई बार चक्कर भी आते हैं, क्या यह ब्रेन की किसी समस्या का संकेत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि जैसे आपको बैलेंस डिसऑर्डर है,
अब बैलेंस के लिए हमें देखना पड़ता है कि कौन से ऑर्गन आपके ठीक से काम नहीं कर रहे। जैसे पाँव में नमनेस हो तो भी बैलेंस की डिस्टर्बेंस हो सकती है, अगर वीकनेस हो हाथ पाँव में तो भी हो सकती है, या अपने कान के अंदर इनर ईयर है उसमें फॉल्ट हो तो उसके कारण भी हो सकता है, या ब्रेन की वजह से भी हो सकता है। तो आपको बिल्कुल ये डिसऑर्डर तो है ही, लेकिन आपको प्रॉपर एग्जामिन करने के बाद ही हम बता सकते हैं इसका कारण क्या है, पर आपको इसके लिए कंसल्ट करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरी उम्र 28 वर्ष है, मुझे कभी कभी झटके आते हैं और कुछ देर के लिए होश नहीं रहता, बाद में बहुत थकान महसूस होती है, क्या ये किसी न्यूरोलॉजिकल रोग का संकेत हो सकता है? करण का सवाल आया है। बिल्कुल, ये आपको एपिलेप्सी हो सकती है, जैसे कि मिर्गी का रोग। तो इसके लिए आपको उचित सलाह लें, कंसल्ट करें न्यूरोलॉजिस्ट से, और हम इसकी जांच करेंगे, MRI, CT स्कैन, EEG हम देखेंगे कि आपको फिट्स तो नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो हम उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं और ये बीमारी कंट्रोल की जा सकती है। तो इसके लिए देर नहीं करें, क्योंकि इससे गिरने से, बेहोश होने से आपको शरीर में चोट लग सकती है और नुकसान हो सकता है। जी, अगर डॉक्टर एपिलेप्सी की बात करें तो क्या जिन पेशेंट्स को एपिलेप्सी की दिक्कत होती है उनको आजीवन इसका ट्रीटमेंट लेना होता है, मेडिसिन पर ही निर्भर होना होता है, या किसी तरीके से इसको हमेशा के लिए कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए इसके कारणों के पर निर्भर करता है जी। बहुत बार ऐसी बीमारियां होती है जैसे एपिलेप्सी की, जैसे कोई कीड़े की गांठ हो गई, या कोई चोट लग गई, या TB हो गई, या कई बार जेनेटिक है, या कई बार अपने आप ही हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि उसका कारण क्या है। जैसे कि सर की चोट के बाद अगर फिट्स आते हैं तो उसमें आजीवन लेनी पड़ती है। कई बार जेनेटिक बीमारियां होती है, उसमें भी आजीवन लेनी पड़ती है। कई बार कोई कारण होता है जैसे कि कीड़े की गांठ, TB, उसमें हो सकता है कि थोड़ा टाइम के बाद में मेडिसिन बंद हो सकती है। तो ये उसके कारणों पर निर्भर करता है कि आपको दवाई कितने टाइम तक चलेगी। आमतौर पे 80% में दौरे कंट्रोल हो जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि दवाई के बाद भी कंट्रोल नहीं होते, तो हमें फिर उसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, यानी सर्जरी से इसका एक स्थायी इलाज होना पॉसिबल होता है एपिलेप्सी में, अगर दवाइयों से नहीं कंट्रोल होता है। जी। अगला प्रश्न संजय ने पूछा है। मेरी उम्र 50 वर्ष है, मेरी उंगलियों और पैरों में झंझनाहट और जलन बनी रहती है, खासकर रात में, क्या यह नसों की कमजोरी की समस्या है? बिल्कुल, नसों की कमजोरी है, इसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोल सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है, कई बार विटामिन B12 की कमी से हो सकती है, या कई बार और भी बीमारियां हो सकती है, पर इसमें ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पे तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। तो इसके लिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे कि नर्व कंडक्शन टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, हम देखेंगे कारण क्या है। पर आपके सवाल से तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, न्यूरोपैथी की सिम्टम है। बिल्कुल डॉक्टर, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है यूथ में बहुत ज़्यादा है। ब्रेन का हमारी जो पूरी बॉडी से कनेक्शन होता है, हमें पता है कई बार युवा ऐसी शिकायत करता है कि उनको रात को फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। उस चीज़ को दिमाग में नहीं लाना चाहते, बट उनको बार बार ऐसा लगता है कि चीज़ हमारे माइंड में आ रही है और वो उतनी ही बार यूरिनेट करते हैं, जिससे नींद टूटती है, इंसोम्निया डेवलप होता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो क्या ये वास्तव में सिर्फ एक ब्रेन के ट्रिगर होने की वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? आमतौर पे यंग एडल्ट्स में जैसे ब्लैडर में कोई समस्या नहीं होती, ओल्ड एज में तो बिल्कुल भी प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उससे प्रॉब्लम होती है। अगर यंग एज में है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है। कई बार हम इंसोम्निया की वजह से, जैसे नींद नहीं आ रही है तो हमें लगता है कि चलो यूरिन जाके आते हैं, या फिर हम नींद नहीं आ रही तो हम जैसे पानी ज़्यादा पी लेते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर आप यूरिन को होल्ड कर सकते हैं, आपको जैसे दिन के अंदर आप 3 घंटे तक 3 घंटे के बाद ही पास करते हैं और जब आए तो आप होल्ड कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे कोई समस्या हो सकती है। फिर भी सोनोग्राफी करा के हम और यूरिन टेस्ट करके हम देखते हैं कि आपको कोई ब्लैडर से रिलेटेड समस्या तो नहीं है। पर तब तक के लिए आप कोशिश करो कि सोने से पहले थोड़ा मेडिटेशन करो कि स्ट्रेस कम हो जाए, और पानी लिक्विड का सेवन कम करो शाम को 7-8 बजे के बाद, कम से कम जितनी प्यास हो उतनी, है ना। ज़्यादा जैसे रात के सोते समय आप कॉफ़ी ले लें तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है, दूध ले लें तो भी हो सकता है। तो कोशिश करो चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लें, दूध भी नहीं लें रात को सोते समय, और लिक्विड का सेवन कम करें और मेडिटेशन करें। अगर आपको प्रॉपर नींद आती है और अगर आपकी समस्या को समाधान हो जाता है जब, तो ठीक है, नहीं तो फिर आप किसी यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें।
अगला सवाल प्रवीण गुप्ता ने पूछा है, मेरी उम्र 51 वर्ष है, मुझे सिरदर्द के साथ उलझन, चिड़चिड़ापन और कभी कभी चीज़ें दोहरी दिखाई देती है। दवाओं से भी पूरा आराम नहीं मिल रहा है। क्या ये किसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल स्थिति का संकेत हो सकता है? जैसे सिरदर्द और चिड़चिड़ापन ये तो आम बात है, स्ट्रेस से हो सकता है, लेकिन जैसे आपने बताया कि चीज़ें दोहरी दिखाई देती है, मतलब डबल दिखती है, तो डबल तब दिखती है जब हमारे आईज का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाए। और आई का अलाइनमेंट डिस्टर्ब मतलब ब्रेन के अंदर कुछ आपको डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो आई के जो नर्व्स हैं वो पूरी तरह काम नहीं कर रहे। तो ये संभव है कि ये हो सकता है कि किसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो, लेकिन इसके लिए आप देर नहीं करें, डॉक्टर से मिलें और उचित जो भी एमआरआई जांच है, जो भी जांच है वो करवाएं और इसको इग्नोर नहीं करें। अगर आपको डबल दिख रहा है, दोहरी दिख रही है, तो इसको इग्नोर नहीं करें। जी डॉक्टर, जैसे कई बार ऐसा होता है स्क्रीन के अगर सामने बैठते हैं तो जो स्क्रीन पे फॉन्ट्स होते हैं वो भी दोहरे दिखाई देने लगता है बहुत सारे लोगों को, तो क्या ये भी अलाइनमेंट इशू हो सकता है? कई बार नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा। एक तो जैसे आपको कभी कभी होता है, जैसे आप ज़्यादा स्ट्रेन कर रहे हैं तो आपकी मसल फटीग हो सकती है, तो मसल फटीग हो तो आई का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जैसे अगर उसके लिए अगर आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे तो वापस आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो अगर ये नॉर्मल हो जाता है, जैसे बहुत देर तक काम कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए हो गया और फिर आप आई बंद करके 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं, उसके बाद आई खोलते हैं, अगर नॉर्मल हो जाता है तो ये आई की मसल फटीग है। अगर ये लगातार रहे, परसिस्टेंट रहे, तो फिर इसके लिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। कई बार ऐसी शिकायत भी आती है कि जो लोग बाहर ट्रैवल करके आते हैं, आने के थोड़ी देर बाद उनको ब्रेन के एक साइड में दर्द होने लग जाता है। पूरा सिर दर्द नहीं होता लेकिन एक तरफ चुभन महसूस होती है और एक साइड का पोर्शन बहुत ज़्यादा पेन देता है। तो ये किस बीमारी का संकेत हो सकता है? बिल्कुल, जैसे ये एक माइग्रेन का संकेत हो सकता है, लेकिन माइग्रेन का एपिसोड 3 घंटे से लेकर और 1-2 दिन तक रह सकता है। अगर इसमें बिल्कुल जैसे चपके जलना या उस समय कोई शोर करे तो आपको आवाज़ बर्दाश्त नहीं होना या वोमिटिंग के मन करा, अगर ये सारे सिम्टम हैं और दर्द की गोली लेने से ठीक हो जाते हैं और ऐसा सेम एपिसोड बार बार होते हैं तो आपको माइग्रेन की संभावना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल मोनिका ने पूछा है, मेरी उम्र 48 वर्ष है, मुझे नींद के दौरान झटके आते हैं और सुबह उठने पर तेज सिरदर्द और भ्रम की स्थिति रहती है। क्या यह कोई गंभीर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है? आपके सिम्टम को सुन के गंभीर तो नहीं लगता। जैसे पाँव में झटके कई बार आयरन की कमी से आते हैं जी। जैसे उसको हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं, तो उसमें ऐसे पाँव में रात को सोते समय पाँव में झंझनाहट होती है, फिर उसके बाद पाँव ऑटोमेटिक हिल भी सकता है, तो ये आयरन की कमी से हो सकता है। या फिर एक स्लीप मायोक्लोनस से एक नॉर्मल बीमारी होती है जिसमें जैसे ही नींद आने लगती है, जैसे नॉर्मल से जैसे सोने लगते हो एकदम 1-2 झटके आते हैं और फिर आप सो जाते हो। और जो सरदर्द है वो इससे विपरीत है। सरदर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको नींद में जो झटके आते हैं उसकी वजह से प्रॉपर नींद नहीं आती होगी, तो उसकी वजह से आपको माइग्रेन हो रहा होगा। तो जो सरदर्द और बाकी सिम्टम इसलिए हैं क्योंकि आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही होगी। तो मेन प्रॉब्लम तो इसमें आपके पाँव के झटके हैं, जो संभावना है कि आपको या तो स्लीप मायोक्लोनस है या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। तो आप डॉक्टर से सलाह लें, आयरन का टेस्ट कराएं, आपका आयरन तो कम नहीं है, आप ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाओ, चेक कराओ, हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए। अगर उस सब मेडिटेशन करो, उन सब से नहीं ठीक हो तो फिर हम इसके लिए मेडिसिन देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, अब अगर हम बच्चों की बात करें तो इन दिनों छोटे बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा आम बीमारी हो गई है। वर्चुअल ऑटिज्म का भी कनेक्शन न्यूरोलॉजी से होता है? अब ऑटिज्म तो एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जनरली हम लोग है तो सब ब्रेन के डिसऑर्डर, पर हम इसमें कम डील करते हैं, ज़्यादा पीडियाट्रिशियन या न्यूरोलॉजिकल पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट जो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है वही ज़्यादा डील करते हैं। जी डॉक्टर, कई बार ऐसी शिकायतें आती है कि बहुत सारे लोगों को शब्द बोलने में फंबल हो जाता है, वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशंस बिगड़ जाते हैं और शब्दों को सही से पढ़ नहीं पाते हैं, घबरा जाता है, तो ये किस तरीके की बीमारी होती है? जैसे ये जो अपना ब्रेन से और टंग का जो सर्किट है, जो सर्किट है उसके अंदर, इसका मतलब उसके अंदर जो कनेक्शंस हैं उनके डिसऑर्डर्स होते हैं ये। तो इसके लिए ऐसा सीरियस बात नहीं होती है, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि हमारा जो नर्वस सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता, तो उसके लिए हमें स्पीच थेरेपी कर सकते हैं। और जो घबराहट होती है उसके लिए मेडिटेशन, योगा करके और अपने आप को कंट्रोल करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेडिटेशन, योगा और स्पीच थेरेपी से इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है।
जी डॉक्टर, कोई शॉर्ट एक्सरसाइजेस जो ब्रेन को हमेशा एक्टिव रख सके, और ब्रेन एक हेल्दी ब्रेन के लिए कौन सी एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो कर सकते हैं? हेल्दी ब्रेन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि 6 से 7 घंटे की नींद तो ज़रूरी है, नंबर 1। सेकंड, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तो ये तो नॉर्मल हो गया। उसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, डायबिटीज और स्मोकिंग और कोई भी नशा ये नहीं करें। तो नियमित सोएं, जैसे 6-7 घंटे की आपने नींद ले ली, सुबह उठ के आप योगा कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उसके बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच डिनर टाइम पे कर रहे हैं, और कोई नशा नहीं कर रहे और स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं, और आप 20-20 में आप विटामिन B12, अगर आप वेजिटेरियन हैं, B12 का सप्लीमेंट लें, तो हम एक अच्छे ब्रेन को हेल्दी ब्रेन को रख सकते हैं। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर ने बताया, एक अच्छा स्लीप हाइजीन, अच्छी डाइट, अच्छा खाना, स्ट्रेस नहीं लेना, एक्सरसाइजेस करना आपके ब्रेन को सक्रिय रख सकता है, और कोई नशा नहीं करना, और नशे से दूर रहना आपको एक संतुलित जीवन जीने में बहुत मदद करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए बहुत मददगार साबित होने वाली हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में।